आप सभी को नमस्कार मित्रों। प्राचीन इतिहास आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जो घटना चक्र 2023 से लिया गया है। तो इसका प्रथम क्वेश्चन होगा मित्रों, प्रथम क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखुड़ के पद से प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1260 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को इसको साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदव्विर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। कहता है कि मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी को उदनपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिणी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन कभी मित्रों पूछता है कि तबकात-ए-नासरी किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा था। क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो ये किससे प्राप्त हुआ है? तो ये तबकात-ए-नासरी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, कहता है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? तो मलिक जानी को किया था।
1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में ओराढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजों की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये आपका बलबन है। कहता है कि बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुंगड़ा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह है बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत ये खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानी ने बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 13 नंबर। यह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। कहता है कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। विदुषी मतलब विद्वान। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शोभा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष इलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि इस सुल्तान के काल में
खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन के राजस्व और इसके लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, यह 1311 ईस्वी बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। कहता है फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो क्या थे, सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपने पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यह खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेर शाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के उपाय किए थे। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग बनवाए थे और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज द्वितीय कार्यकाल 1400 से 22 ये आपका 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदा इन व मज्म उल बहरीन में देवराज द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश है, सैयद वंश है और फिर इसके बाद आपका तुगलक वंश और खिलजी वंश है। तो आंसर इसमें आपका सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है आपका किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ठीक है, तो सिकंदर लोदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज या सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लजते ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन कहता है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। कहता है कि विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायी कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो हम्पी से मिलता है। दीवान अर्ज जो विभाग है यह किससे संबंधित था, तो बता देना है ये दीवान अर्ज जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिज ममालिक सल्तनत काल के में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए ममालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आपका बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ये सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी कि हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। ठीक है, खराज है और उस्र है और मुक्तई है। खुम्स को छोड़कर, खुम्स क्योंकि लूट का धन था, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरवादी, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिर उसी समय तो सुहरवादी संप्रदाय। भारतवर्ष में सुहरवादी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था?
तो इसमें है इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, क्योंकि इसमें इस्लाम से दिया है लेकिन इसका उत्तर ई माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि जब आबिद का संबंध किससे था, तो राज के कानून से था। क्वेश्चन एक आपका सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जितल किन धातुओं के बने थे, तो चांदी। ठीक है, तो इसमें आपका टाका और ससगनी जो है ये चांदी के बने थे और जीतल तांबा के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था, 12वीं शताब्दी से हुआ था। तबकाते नासरी के लेखक कौन था, क्वेश्चन पूछ ही दिया, हम बताए थे आपको पहले, मिनहाजुस सिराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बारहमासा की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तुझे के बाबरे किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की में लिखा गया था। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था, 1532 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित दिया गया है। तो देखिए इसमें देवरा सबसे पहले, फिर उसके बाद चौसा, कनौज, फिर सबसे लास्ट में सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, देवरा, चौसा, कनौज एवं सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दोड़ा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। फिर सिक्के पर भी क्या कराया, अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध के विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो कब मिला लिया था, तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, आईन अकबरी बोलिए, ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईन अकबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका।
इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। प्राचीनकारी पिटरा डिगोड़ा निर्माण से किससे संबंधित है? तो ये है आपका दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी। 86 बीपीसी में आया है मित्रों क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? बंटाई मतलब लगान का एक तरीका था, मतलब कैसे हम लगान निर्धारण करेंगे, इसका तरीका था आपका बंटाई। ठीक है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज के बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुक्त, नकदी अथवा जब्ती तथा गला बख्शी या बंटाई। बंटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बंटाई, लंक बंटाई एवं रांस बंटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो आयोग ने इसका आंसर स्पष्ट नहीं दिया। देखिए, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा है। ठीक है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अबू समद की देखने में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 गुना 20 आकार वाले असमान रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है अब यह पुस्तक। ठीक है ना, दस्ताने अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर की। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची का है, या आपका टर्मिनियर का है, या विलियम फिंच का है, या अब्दुल हमीद लाहौरी का है? तो ये विलियम फिंच का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? दिल्ली के लाल किले का अकबर, नूरजहाँ, या जहांगीर, या शाहजहाँ? तो आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम था। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन कहता है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? तो यह लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किस चीज़ को? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपका मोहम्मद शाह था, मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है
कि कौन सा आपका ये मुग़ल बादशाह था जो वज़ीर गाज़िउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुग़ल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। मित्रों, आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।